जैन फ्रेंड जॉब से सर्टिफिकेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर की तरफ से एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है कैंडिडेट का। काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा, स्किल टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसमें पहली पोस्ट आपकी आउट की थी आपकी स्टेनोग्राफर की, जिसमें टोटल आपकी वैकेंसीज जैसे कि 5 वैकेंसीज रहने वाली थी। स्टेनोग्राफर में आपके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका यदि जो भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, स्किल टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनके, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे उनके आपके स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। एक वैकेंसीज के लिए आज तक अभी लगभग 10 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। काफ़ी कई जगह आपका एक वैकेंसीज के लिए 3 कैंडिडेट को भी बुलाया जाता है, लेकिन चांस ज़्यादा 10 कैंडिडेट के ही रहते हैं। 10 कैंडिडेट को ही लगभग बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट में आपको खुद को भी पता होगा स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है। कंप्यूटर पे भी साथ में ही आपको शॉर्ट हैंडिंग आपको करवाई जाएगी। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें 80 से 25 ही वर्ड आपको कंप्लीट करने होते हैं। साथ में आपको कंप्यूटर पे भी काम करवाया जाता है, कंप्यूटर पे भी टाइपिंग आपकी देखी। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि स्टेनोग्राफर में जो टाइपिंग होती है या जो भी आपकी शॉर्ट हैंडिंग करवाई जाती है, तो उसमें हिंदी में आपकी कौन से फ़ॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। तो आर्मी में लगभग पूरी जगह कृति देव में ही आपके फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। तो कृति देव की आप सब जो भी है आप तैयारी कर सकते हैं फ़ॉन्ट की। जो भी आप टाइपिंग के लिए आप यदि करना चाहते हैं तो कृति देव आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टेनोग्राफर हैं, स्टेनोग्राफर में हिंदी वाले कैंडिडेट ज़्यादा मिलते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी इस कृति देव की आप स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी। तो इसमें आपका उसकी बात करें, कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ आपकी बात करें स्टेनोग्राफर में ज़्यादा आपका वो नहीं रहने वाला है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी स्किल टेस्ट भी महत्वपूर्ण है। और साथ में ही दूसरी बात ये है कि आपका स्किल टेस्ट के अलावा आप जो भी कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे, वो भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे आपके स्टेनोग्राफर ट्रेड के लिए। तो आपके इसमें इसके जो 150 नंबर का जो आपका पेपर था, तो उसमें आप कंप्लीट मान के चलिए कि आपके 100 से 100 नंबर मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि सारी वैकेंसीज आपकी जनरल कैटेगरी थी, कैटेगरी अलग थी नहीं बिल्कुल भी। तो एक ही कट ऑफ रहेगा, अलग अलग कट ऑफ जो भी कैटेगरी वाइज भी नहीं रहने वाले हैं, सभी की एक ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस मंथ के एंड तक आने के चांसेज हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि साउथर्न कमांड बिल्कुल आपका ढीला काम करती है, मतलब बहुत ही आपका टाइम लगाती है। पिछली बार की वैकेंसीज भी आप देख रहे हैं तो उसमें आपका 6 से 7 महीने बाद में उन्होंने रिजल्ट निकाला था, और उसमें भी आपकी बहुत सारी ट्रेड थी जिनका स्किल टेस्ट भी नहीं करवाया। आपकी जो उसमें एम्स की वैकेंसी, मतलब जो भी आर्मी मेडिकल कोर की वैकेंसी थी, उसमें आपकी बहुत सारी ट्रेड्स एलडीसी को छोड़कर किसी भी ट्रेड का स्किल टेस्ट कराए बिना ही फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। तो इस बार भी यह ऑप्शन हो सकता है स्टेनोग्राफर को छोड़कर बाकी की, और कुक को छोड़कर, कुक की ट्रेड इनिशियल मानी जाती है, कुक को छोड़कर बाकी ट्रेड में स्किल टेस्ट के चांस नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी स्किल टेस्ट के लिए डर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट भी आपका जो निंग्स लिस्ट निकाली जा सकती है, और स्टेनोग्राफर और बाकी की जो एक कुक ट्रेड है, इन दोनों को बुलाकर स्किल टेस्ट करवा देंगे। बाकी की जो सभी ट्रेड है उनका डायरेक्ट भी आपका ज्वाइनिंग लिस्ट भी जारी किया जा सकता है मार्क्स बेस पे। अभी आपको मैं बता दूं, फिर भी यदि आपका स्किल टेस्ट होता है तो नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए आपका क्या करवाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी पोस्ट बात करें, जिसमें सबसे इनिशियल पोस्ट मानी जाती है स्किल टेस्ट के लिए कुक की ट्रेड की। कुक का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए। कुक में आपकी ओनली एक ही पोस्ट आउट की गई थी, तो कैंडिडेट के लिए कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। जो भी आपकी जनरल की पोस्ट थी, जनरल के कैंडिडेट में आपके काफ़ी कैंडिडेट एग्ज़ाम तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसमें भी ज़्यादा ही रहने वाला है। प्लस आपके 130 प्लस मार्क्स के ही कट ऑफ आपका रहेगा। एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट की बात करें तो 110 से ऊपर ही स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। इसमें आपको कंप्लीट कुकिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। इंडियन कुकिंग फूड है उसका कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। सभी मसाले, दाल, बर्तन, उनमें जो भी उपयोग होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसी के अलावा साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट है, आपको खाना बनाना पूरा कंप्लीट आना चाहिए। ये जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जब भी आना स्टार्ट हो जाए,
तब आप जल्द से जल्द अपना कहीं भी होटल वगैरह में या कहीं भी घर में आप अपना खाने बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात बताऊं आपको, जो चपाती या रोटी जो होती है उसको गोल तो बिल्कुल आपको बनाना आना चाहिए। उसी के साथ चावल बनाना, ढोकला बनाना, खीर बनाना, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। पोहा बनाना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको कंप्लीट करवा के देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा सब्जी, रोटी, चावल, दाल और उसके बाद में आपका खीर, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि इंडियन आर्मी में एनी टाइम, मतलब एक भी टाइम ऐसा नहीं होता है जिसमें आपका ये चीज़ें नहीं बनती हैं। यही चीज़ें आपसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसी के साथ सभी मसाले, दाल, बर्तन सभी के उपयोग का पता होना चाहिए। जो भी आप ये मसाले आप यूज कर रहे हैं, किस रूप में आप यूज कर रहे हैं, क्या मसाला किसका प्रयोग आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको सलाद काटना, सब्जी काटना और ये सभी सेफ में आपको बिल्कुल आना चाहिए। मतलब सलाद का आप कैसे काटते हैं उसका भी आपका एक एक पॉइंट देखा जाता है। तो आप एक कुकिंग के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। यदि आपको कुकिंग नहीं आती है तो काफ़ी जगह आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी जो इंस्टीट्यूट है या जो भी आपकी आर्मी की भर्ती हुई हैं उनमें कुक की ट्रेड में कैंडिडेट को फेल कर दिया जाता है स्किल टेस्ट में। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, आप ये एग्ज़ाम यदि ये दी है तो आपको कुकिंग का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। यदि इससे बिना आप ये सोच रहे हैं कि बिना कुकिंग के ही मेरा काम निकल जाएगा, तो बहुत कम चांस आपके रहते हैं। बहुत सारी कम यूनिट हैं जिनमें आपका बिना स्किल टेस्ट के ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी ट्रेड की बात करें तो उसमें क्या आपका करवाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी पोस्ट है मैसेंजर और हेड मैसेंजर। मैसेंजर में आपकी 5 पोस्ट आपकी आउट की गई थी और हेड मैसेंजर में आपकी 1 पोस्ट थी। एक पोस्ट के लिए कम कैंडिडेट मान सकते हैं, लेकिन आपकी जो पेपर जिस प्रकार से आया था उसके हिसाब से कैंडिडेट के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी कट ऑफ की बात करेंगे तो इसमें भी कट ऑफ 110 से नीचा आपका नहीं रहेगा और फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इसमें 130 तक पहुंचने वाला है। उसी के साथ मैसेंजर की बात करें तो मैसेंजर में भी आपके कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ यहाँ से ऊपर चला जाता है, जो कि आपके 125 के आसपास फाइनल कट ऑफ इसमें रहने वाला है। अब स्किल टेस्ट की बात करें, काफ़ी जगह स्किल टेस्ट नहीं करवाया जाता, लेकिन यदि स्किल टेस्ट होता है तो आपसे क्या क्या करवाया जा सकता है स्किल टेस्ट में। MTS मैसेंजर की जो पोस्ट होती है, चाहे हेड मैसेंजर की पोस्ट है, सेम आपकी रहती है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं रहता है। सेम आपकी MTS की पद पे रहती है, लेवल 1 की पद रहता है, बस नेम का ही आपका फ़र्क रहता है। इसमें एज ए पोस्टमैन जैसे जिस प्रकार से काम करता है उसी प्रकार से आपका मैसेंजर भी काम करता है। जैसे पोस्टमैन का मतलब ये होता है, जैसे पोस्टमैन अपनी पोस्ट ऑफिस जाएगा, वहाँ से डाक कलेक्ट करेगा, डाक जो भी आपके मतलब जो भी लेटर वगैरह होंगे वो कलेक्ट करेगा और सभी जगह जहाँ जहाँ जिसके हैं उनको बांट कर आएगा। उसी प्रकार क्या करता है मैसेंजर भी आपका जो होता है, आपके इस प्रकार से अपना एक बैग लेगा या अपना जो भी सूटकेस है वो लेगा और जहाँ से आपकी डाक इशू होती है वहाँ जाएगा और लेटर वगैरह जो भी होंगे अपनी यूनिट के वो लेकर आएगा और लेटर लेकर आकर उन पे प्रॉपर उनकी सीलिंग करेगा, सील करेगा, उनको ठप्पे लगाएगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा, सभी करके उसके बाद में आगे अफसर के पास पुटअप हो, जो भी सीनियर जो भी अधिकारी है या जो भी उनका जो भी हेड क्लर्क होगा वो क्या करेगा, उसको डाक को प्रॉपर तरीके से अफसर के पास पुटअप करेगा। अफसर का रिमार्क होने के बाद में जिस सेक्शन का आपकी जो डाक है उस सेक्शन में आपको अलग अलग बांट देगा। यही मेन काम आपका होता है। इसके अलावा आपका मैसेंजर का काम एक और रहता है जो कि मैसेज देना। किसी भी प्रकार का मैसेज, टेलीफोनिक मैसेज हो चाहे आपका नॉर्मल मैसेज हो, कहीं पे भी आपको दूसरी जगह देना है तो भी आपको मैसेंजर का काम आता है। मतलब आप मैसेंजर हैं तो आपको मैसेज का भी आपको देना होगा। जैसे कि आपको भेज दिया कहीं दूसरी जगह कि ये मैसेज आप दे के आओ, यदि कहीं पे कनेक्टिविटी फ़ोन की नहीं है या आपको किसी ने फ़ोन किया और बगल की आपकी अपनी ऑफिस में आपको किसी को मैसेज देना है कि आपका ऐसा कुछ चीज़ लानी है, देनी है, या किसी भी प्रकार का संबंधित ऑफिशियल वर्क से संबंधित कोई भी मैसेज हो, वो संबंधित जो भी आपका सेक्शन है उसको मैसेज आपको पास करना होगा। तो ये 2 काम रहते हैं। इसमें आपसे क्या करवाया जा सकता है ये तो आपकी मैंने जॉब प्रोफाइल बता दी, लेकिन इसके अलावा स्किल टेस्ट में क्या करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसा क्या बोलते हैं उसकी स्किल आपको देखी जाती है।
दूसरा सेकंड हो गया आपका एस्से राइटिंग आपसे करवा लिया जाता है इंग्लिश में, मतलब आपको इंग्लिश का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो आपके लेटर आते हैं आर्मी में वो सभी होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो आपको पढ़ना आना चाहिए उन लेटर को, नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा लेटर किस सेक्शन का रहने वाला है और किस डिपार्टमेंट से आया है। ये सभी चीज़ें आप रजिस्टर में एंट्री करते वक्त आप देखेंगे, तो उस टाइम में आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो आपका एस्से राइटिंग इंग्लिश में लिखवाया जाता है। स्पोकनिंग जो भी आपसे देखी जा सकती है इंग्लिश की, आपसे क्या आपको कुछ भी एक लेटर पढ़वा कर देखा जाएगा या आपका एस्से राइटिंग आपसे करवाया जाएगा। ये दो चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं मैनुअली, और इसके बाद में आपकी रहती हैं जो कि सबसे ज़्यादा रहती हैं कि आपका जो भी आपका स्किल देखा जाएगा, आप बात करने का तरीका, मतलब आप स्किल के जो भी इंटरव्यू आपका रहता है एक नॉर्मल सा, उसमें आपको जैसे सामने फ़ोन लेकर बैठा दिया या आपके सामने बैठ गए, उसमें पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आप किस प्रकार से जॉब करना चाहते हैं, आर्मी के बारे में क्या जानते हैं, आर्मी में आप क्यों जॉब करना चाहते हैं, किस लिए आप आर्मी में आना चाहते हैं, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल आपसे देखी जाती है। तो ये आपका एमटीएस में स्किल टेस्ट रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए चेक कर लेते हैं। आपकी दफ्तरी की, जिसमें एक पोस्ट आपकी आउट की गई थी, इसमें भी आपकी कट ऑफ कम नहीं रहने वाली है। इसमें भी कैंडिडेट जो गए हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के हैं, जो भी होशियार कैंडिडेट हैं जो कि चाहते हैं कि ऑफिस में काम करना चाहेंगे, वो कैंडिडेट वहाँ पे आपके जॉब के लिए अप्लाई किया था, वही कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए हैं। तो यहाँ पे भी कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे 115 से नीचे तो आपकी कट ऑफ रहने का मतलब ही नहीं है, उससे ज़्यादा ही आपकी कट ऑफ देखेगी। 115 से लेके फाइनल कट ऑफ आपको 125 तक या और 130 तक आपको कट ऑफ मिलने वाली है। जिस प्रकार से पेपर बहुत ही इजी टाइप का आया था, तो और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, तो आप इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ही आपको कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। अब दफ्तरी का काम क्या होता है सबसे पहले में आप देखना ज़रूरी है। पहले के ज़माने में लोग सबसे पहले ऑफिस, जहाँ आप बोलते हैं उसको दफ्तर बोलते थे, तो वही होता है कि दफ्तर मतलब ऑफिस में काम करने वाला। ऑफिस में क्या काम रहता है, ऑफिस में आपकी फ़ाइलों को साफ़ सफाई रखना, टेबल वगैरह डस्टिंग करना, जो भी आप फाइल को एक दूसरी जगह से लेके जाना, इसी के अलावा कोई भी आप रजिस्टर वगैरह में एंट्री करना, मतलब किसी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट दिए गए और रजिस्टर में एंट्री करना। तो इसी प्रकार के, जैसे कि आपको मैंने एक मैसेंजर बताया कि वो एक डाक लाने ले जाने का काम होता है, तो ये एक वो बाहर से डाक लाने और ले जाने का काम होता है। और दफ्तर का क्या होता है, दफ्तरी जैसे होता है कि अंदर से ही इंटरनल किसी ऑफिस से एक फाइल को ले जाना लाना, पियोन जैसे आप बोल सकते हैं, उसी तरह आपका काम रहता है, साफ़ सफाई करना और अदर्स कोई भी लेजर वगैरह एंट्री करना। और यदि आपकी एबिलिटी है अच्छी, जो भी आपके क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आजकल आपको कंप्यूटर भी दे देते हैं, कंप्यूटर पे भी आपको काम करने को मिल सकता है यदि आपकी जगह में रिक्वायरमेंट है तो ऐसा भी आपको नहीं है कि आर्मी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको जो आपकी काम है उससे भी देखा जाता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, उसी के अनुसार आपको काम दे दिया जाता है। तो इसमें आपकी एक पोस्ट थी। अब आपके स्किल टेस्ट में क्या करवाया जा सकता है, स्किल टेस्ट यदि होता है तो स्किल टेस्ट में वही सेम आपका, जैसे कि मैं एमटीएस मैसेंजर में आपको मैंने बताया, एस्से राइटिंग आपका लिखवाया जा सकता है कि एस्से राइटिंग आपसे लिखवा सकते हैं। इसी के साथ आपका लेटर राइटिंग भी आपसे करवाई जा सकती है। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप एक दूसरे से बात करने का तरीका आपका कैसा है, कि यदि आप ऑफिस में किसी अफसर से बात कर रहे हैं, किसी से आपको फाइल लेके आनी है ले जानी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, किस हिसाब से आप बात करेंगे, उसका आपका जैसे इंटरव्यू बेस एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें कोई भी आपके मार्क्स नहीं रहते और न कि आपको स्किल टेस्ट में फेल किया जाता। तो आप एक इंग्लिश में एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसी चीज़ें या इंग्लिश आपको पढ़वा कर दे सकते हैं। जैसे कि आपको किसी ने फाइल दिया ऑफिस में और आपको ये नहीं पता है कि उसको पढ़कर देखना नहीं आता है कि ये फाइल किसको देनी है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश पढ़नी बिल्कुल मिनिमम आपको आनी चाहिए। यही चीज़ें आपसे मिनिमम करवाई जाती हैं। बाकी स्किल टेस्ट में कोई भी इसमें फेल नहीं किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो है आउट की गई थी, जो कि आपकी गार्डनर के लिए, जिसमें 2 पोस्ट आपकी टोटल रहने वाली थी। इसका भी कट ऑफ आप एक बात मानेंगे, जैसे कि आप कैंडिडेट जिस प्रकार से एग्ज़ाम दिया है, जिसका आपके स्किल टेस्ट के बारे में जो भी आप एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके 110 और
जो भी एडमिट कार्ड स्किल आने के 110 से लेके 115 तक आने के चांसेस रहेंगे। मतलब 100 से नीचे तो आपके मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट के चांस कम ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कैंडिडेट बता रहे हैं, जो भी आप अपने एग्ज़ाम के रिव्यू बता रहे हैं, उससे आपसे आपके लगभग कैंडिडेट के 100+ ही मार्क्स आपके प्राप्त कर रहे हैं, यदि अच्छी तैयारी जिस कैंडिडेट ने करके गए हैं। वैकेंसीज़ बहुत कम है, इसलिए मैं आपको कट ऑफ ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप काफ़ी कैंडिडेट सोचेंगे कि मेरा 90 है तो मेरा आने का चांसेस है, यहाँ वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है। आपकी खुद सोच सकते हैं कि 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट 2 कैंडिडेट को यदि 115 नंबर 112 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, चाहे आप 19 लेके रखे हैं तो। इसी प्रकार से गार्डनर में भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है स्किल टेस्ट, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं रहता। गार्डनर में भी आपका स्किल टेस्ट बिना ही आपका पास कर सकते हैं। इसमें आपके कंप्लीट फ्लोर एंड प्लांट का नॉलेज आपको होना चाहिए, मतलब आप जितने भी आपके पौधे होते हैं जिसमें फ्लोर लगने वाले पौधे होते हैं, उनमें कंप्लीट आपके पौधों का नाम आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पौधे ऐसे अलग अलग प्रकार के गार्डन में काम करने वाले पौधे आते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कंप्लीट पौधों की कटाई छटाई, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, आपने देखा होगा कभी गार्डन में गए होंगे तो पौधों की इतनी अच्छी सुंदर कटाई करके रखते हैं। उसी प्रकार से कटाई आपको आनी चाहिए। आपको एक मशीन भी दे सकते हैं, या आपकी जो कैंची जिसको बोलते हैं, बड़ी वाली कैंची होती है पौधे की कटाई के लिए, आपको यूज में आती है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे अपने उन्होंने काट रहे हैं, तो ऐसी कैंची आपको दे दी जाएगी और आपसे कटाई करवा के देखी जाएगी, जो कि एक पौधे की कटाई आपको करनी होगी। उसमें आपको दिखाना होगा कि आप किस प्रकार से कटाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक गमला दे दिया जाएगा आपको, और उसमें मिट्टी भरकर आपको पौधा लगाना है, या आपको पहले से पौधा लगा हुआ है गमले में और उसकी मिट्टी चेंज करनी है पौधे की, तो आपको कैसे करेंगे ये आपसे देखा जाता है। मिनिमम ज़्यादातर यही चांसेस रहते हैं, पौधे के आपके जो गमले की मिट्टी है वो चेंज करने के लिए बोला जाता है, या न्यू पौधा आपको मिट्टी भरकर लगाना होता है, तो वो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, जिसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी की आप मिट्टी ले सकते हैं कहीं से भी। आप जो भी आप मिट्टी कहीं मिलती है तो जैसे पूछ सकते हैं कि आपके कहीं खाद है, मिट्टी है, तो ये सारी चीज़ पूछ कर उनसे ये पता कर आप यहाँ पे मिक्स करके मिट्टी को और उसमें भर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी उसमें भर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल इसमें स्किल टेस्ट के कोई भी मार्क्स आपके नहीं होते हैं। साथ में ही आपको स्किल टेस्ट में बहुत कम चांस रहते हैं, रेयर चांस रहता है कि आपका इसमें फेल किया जाता है। ये आपका ग्राउंड में होता है या इंटरव्यू बेस पे भी हो जाता है। इंटरव्यू बेस पर आपकी नॉर्मल चीज़ें पूछकर भी आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं। यदि आपका ग्राउंड में होता है तो आपको ग्राउंड में जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपसे करवाई जाएंगी। इंटरव्यू बेस है तो आपका फूलों के पौधों के बारे में आपकी जानकारी पूछी जा सकती है, तो आप नॉर्मल नॉलेज ज़रूर लेकर जाएं फूल पौधों के बारे में कि कौन से सीजनली फूल इस टाइम में आप जैसे पौधे उगा सकते हैं, और कौन से फूल पौधे ऐसे हैं जो कि सदाबहार पौधे होते हैं, उनको किसी भी टाइम में उगा सकते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में नॉलेज आप ज़रूर लेकर जाएं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सफाई वाला। सफाई वाले के लिए आपकी जो रहने वाली है उसमें सफाई, मतलब खुद को सफाई करना ही पड़ेगा। आप जिस प्रकार से झाड़ू लेकर यहाँ पे का सफाई, रोड की सफाई, उसके बाद में टॉयलेट की सफाई, या आपके जो भी ऑफिसेस में आपको जो भी वरांडा वगैरह है उसमें पोछा लगाना, ऑफिस में पोछा लगाना, ये सभी काम आपको करने होंगे। इसमें आपके ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं कि झाड़ू कैसे पकड़ते हैं, झाड़ू के प्रकार। नेक्स्ट है उसके आपकी जो अहम बात है कि आप सफाई किस प्रकार से करते हैं, मतलब आपको एक रूम दे दिया सफाई करने के लिए, तो आप कहाँ से सफाई स्टार्ट करेंगे। ऊपर से सफाई स्टार्ट करेंगे, नीचे से फर्श से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले आपको ऊपर से सफाई करते हुए नीचे तक लाना है, तब आप रूम की नीचे के क्लीनिंग जो फर्श है उसको साफ करेंगे। तो इसी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ केमिकल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, केमिकल की पहचान आपको होनी चाहिए, कौन सा आपका केमिकल कहाँ यूज होता है, और केमिकल योग। और डस्टबिन का आपके बारे में पूछा जाएगा कि डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं, डस्टबिन में कौन से डस्टबिन में क्या क्या कचरा आपका डाला जाता है। तो ये आप अहम बातें आपकी रहती हैं। और सफाई करवा के जैसे नाला सफाई करवा लिया, उसके अलावा आपका जैसे यूरिन टॉयलेट वगैरह सफाई करवा लिया, ऐसी चीज़ें आपसे करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा आपको मौखिक रूप से भी पूछकर छोड़ दिया जाता है, ग्राउंड में बिना ही आपको काम नहीं करवाया जाता। इसके अलावा जैसे बिना आपके क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे मान लो कि आपके कितने क्लीनिंग, आपके जैसे फर्श के क्लीनिंग के लिए कौन सा आपको जैसे केमिकल यूज होता है,
इसके बाद में टॉयलेट क्लीनिंग के लिए कौन सा यूज होता है, बरसात के टाइम में जैसे बाथरूम टॉयलेट में क्या यूज किया जाता है, मुख्य रूप से आपको बदबू ख़त्म करने के लिए, जैसे कि ओडोनिल वगैरह होती है तो आपको बदबू नहीं आती है, उसमें आपकी यूज की जाती है। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। सफाई से संबंधित कुछ भी आप चेक करवाया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें लगभग कैंडिडेट को फेल नहीं किया जाता है, न मार्क्स के स्किल टेस्ट के आपके मार्क्स होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं आप बिल्कुल बेधड़क जाइए, बिल्कुल आप जो भी पूछा जाए आराम से करके जाइए और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको स्किल टेस्ट में। इसमें लगभग कैंडिडेट को फेल नहीं किया जाता है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसमें भी आपकी जो 3 पोस्ट आपकी रहने वाली थी, इसमें भी कट ऑफ आपकी 100 प्लस ही रहेगी। इसकी 100 प्लस मैं इसलिए कम किया है कि कुछ कैंडिडेट है सफाई वाले की ट्रेड को छोड़कर, मतलब ऐसा लगता है कि सफाई वाले में मैं नहीं जाना चाहूँगा। जो भी होशियार कैंडिडेट हैं, जो भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं, या जो भी अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, वो इस ट्रेड की तरफ रुख नहीं करते हैं। तो इसमें थोड़े से कम, मतलब एक मीडियम कैंडिडेट आपको मिल जाते हैं। तो इसमें 100 प्लस कट ऑफ आपकी मैं रखता हूँ। 100 प्लस में आपके 110 के बीच में आप कट ऑफ की मैं रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो भी की कैंडिडेट है वो रुख कम रहता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी की कट ऑफ आपकी 100 प्लस ही इसमें आपकी रहेगी। 100 प्लस से नीचे आपकी कट ऑफ इसमें नहीं रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आपको खुद को पता ही है कि सारी वैकेंसी लगभग आपकी कट ऑफ, जैसे ही बात करें यूआर की ही थी तो आपकी कट ऑफ सिंगल रहेगी। एक ही कट ऑफ पर पूरी वैकेंसीज का आपका रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद में लास्ट और आपकी जो एक वैकेंसी जिसमें थी वाशरमैन के लिए कैंडिडेट आपके कम देखने को मिले थे। वाशरमैन के कैंडिडेट कम थे, लेकिन कट ऑफ भी बात करें तो कट ऑफ ज़्यादा आपकी कम नहीं रहने वाली है। यहाँ पे भी आपको मैं 100 प्लस ही मार्क्स आपके प्राप्त होने वाले कैंडिडेट को बोलना चाहूँगा कि उनका ही फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज एक है। यदि एक कैंडिडेट भी 100 प्लस मार्क्स ला रहा है तो उसी का सिलेक्शन होगा। आप चाहे 100 के बाद में डायरेक्ट आप 90 पे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार के आपके नॉलेज होना चाहिए, कितने प्रकार के कपड़े, जैसे वुलन टाइप के कपड़े हैं, सर्दी के कपड़े अलग होते हैं, बरसात के अलग होते हैं, हिसाब से आपके नॉर्मल कपड़े रहते हैं, और गर्मी के टाइप के कपड़े अलग होते हैं। तो उन हर प्रकार के कपड़ों को किस प्रकार के डिटर्जेंट से यूज़ करना है, कौन से साबुन यूज़ करना है, और उसी के साथ आपको सफाई के लिए आपके जैसे स्पेशल कोई दाग लग गया तो किस प्रकार का चीज़ें यूज़ करती हैं, जैसे वेनिस वगैरह आजकल स्ट्रॉन्ग आपका जो डिटर्जेंट यूज़ आ रहा है तो उसमें आपके उससे यूज़, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड दाग आपके कपड़े पे लग गया है तो उसको क्या यूज आप किस चीज़ से आप हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपके वेनिस वगैरह जो यूज आप कर सकते हैं, उससे आप जो भी कपड़े के भारी दाग हैं, जो हार्ड दाग हैं, उनको हटा सकते हैं। इसी के साथ आपको आयरन मतलब प्रेस ज़रूर करनी आनी चाहिए। कपड़े पे किस प्रकार से आप प्रेस करते हैं वो भी आपसे देखा जाता है। आप ही काफ़ी जगह स्किल टेस्ट में इसमें आपके ओनली प्रेस ही करवाई जाती है, वॉशिंग नहीं करवाया जाता। और काफ़ी जगह आपसे ओनली जो क्लॉथिंग कपड़े धुलाकर ही देखे जाते हैं, प्रेस नहीं करवाई जाती। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, दोनों में भी आप मेन करके चल सकते हैं कि प्रेस भी आपको करनी आनी चाहिए और साथ ही आपको वॉशिंग भी करनी आनी चाहिए। और संबंधित कपड़ों का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए कि किस कपड़े का, किस डिटर्जेंट के लिए आप, जैसे कि वूलन के कपड़े हैं, इजी टाइप का आ रहा है, इजी आपका एक सॉल्यूशन आता है, उसमें आपको कपड़े को भिगोकर यूज करना चाहिए, जिससे क्या है कपड़ा ज़्यादा आपका जो वूलन का टाइप का कपड़ा है वो ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन या जो बहुत सारे डिटर्जेंट आते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कपड़े में कौन सा डिटर्जेंट यूज होता है। तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और कपड़े धुलाई करने के बाद में उसको कहाँ से ड्रॉअर करते हैं, कैसे सुखाना होता है, और उसके कपड़े की धुलाई, सबकी चीज़ें के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें भी आपके स्किल टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, इसमें भी आपको ना के बराबर ही कैंडिडेट को फेल किया जाता है। बहुत सारी यूनिटें होती हैं जिसमें आपको फेल नहीं किया जाता है, कोई 1-2% छोड़कर, जिनमें आपका स्किल टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। बाकी की आपको नहीं किया जाएगा, लगभग चांस है। और लगभग चांस यही रहेगा कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद स्किल टेस्ट इन ट्रेड पे होगा ही नहीं, डायरेक्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर की लिस्ट ही या ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे। अब इसका रिजल्ट के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो, मतलब आपका फर्स्ट जो ट्रेड थी उसमें भी बताया था कि रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक आने के चांसेज हैं, लेकिन हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक न आए, तो आपको लगभग चांस है कि 2 महीने और लग सकते हैं, नवंबर के लास्ट तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि साउथर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न जो कमांड है वो बिल्कुल आपके रिजल्ट के मामले में देखें तो बहुत ही
ढीलापन उसमें देख सकते हैं कि बहुत ही ढीलापन है, बहुत ही फास्ट कार्रवाई उसमें नहीं होती है, बहुत ही आपका बहुत टाइम लगाते हैं रिजल्ट के मामले में। तो इस मंथ के लास्ट तक आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो आपके नेक्स्ट मंथ पे ही बात चली जाती है। बाकी रिजल्ट की कन्फर्म न्यूज़ आपको जैसे ही आएगी तो आपको पक्का ज़रूर बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे है वीडियो की, और साथ में आपके हमारे जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे दी गई है, तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये आपको अच्छी खासी जानकारी मैंने दी है यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में भी, और सभी जानकारी आपको क्लियर की है। जो भी आप काम करेंगे, किसके रूप में काम करेंगे, आपका जो भी आपके प्रोफाइल क्या होगी, जो प्रोफाइल भी आपको बताई है, तो ये सभी चीज़ें आपकी रहती हैं। तो इससे संबंधित अगर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।